नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर A2 कक्षा की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तू पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? प्लेटो की जो शिक्षा योजना का विषय है, उसमें क्या तथ्य सही नहीं है? वह संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, या वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा योजना है, वह संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में नहीं थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यह प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, उससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले जो विचारक हैं, उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षमा, गणराज्य जिसे रिपब्लिक कहते हैं, विधि, लॉज, स्टेट्समैन। तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पहले लिखी गई रचनाओं में क्षमा जो है सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद आपका रिपब्लिक है, फिर स्टेट्समैन है, उसके बाद सबसे अंत में लिखी गई जो रचना है वह क्या है? लॉज है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्षमा अपोलॉजी की बात करें तो इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता व युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। किसमें? अपोलॉजी में है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन भी आपका अपोलॉजी में है। और अपोलॉजी पर गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया। किस नाम से? सत्यवान नाम से। गणराज्य की बात करें, इसे रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, तो इसमें 10 अध्याय हैं। इसमें 10 अध्याय हैं। इसका जो उपशीर्षक है वह न्याय है। इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है। दार्शनिक राजा का वर्णन है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ क्या होता है? पोलिटिया। यूनानी अर्थ पोलिटिया है, जिसका अर्थ है राज व्यवस्था। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पोलिटिया होता है और इसका जो अर्थ है वह क्या है? राज व्यवस्था है। स्टेट्समैन की बात करें तो यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई पुस्तक है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है जो अरस्तू ने भी स्वीकार किया। स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसे अरस्तू ने भी स्वीकार किया है। लॉज की बात करें तो यह सबसे अंत में लिखी गई रचना है प्लेटो की, और लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया है। श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का भी व्यवहारिक विश्लेषण किया गया है। किसमें? तो लॉज में। अगला प्रश्न है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है। जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। जो राज्य का उद्भव है वह जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के विद्यमान के लिए। यह कथन किस दार्शनिक का है? अरस्तू का है, प्लेटो का है, लास्की का है, या फिर हीगल का है? तो आप सभी जानते हैं कि यह जो कथन है यह आपका अरस्तू का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू का है। अरस्तू का कहना है कि जो राज्य है वह परिवार व गांव का समूह है। इसका राज्य जो है यह परिवार और गांवों का समूह है, और यह अच्छे जीवन के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, या फिर रूसो ने कहा है? तो आप सभी जानते हैं राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो ने। प्लेटो का कहना था कि राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं, परंतु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। किसने कहा यह कथन? प्लेटो ने कहा है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है?
मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख उसने किसमें किया है? द रिपब्लिक में, लॉज में, स्टेट्समैन में या फिर पॉलिटिक्स में? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है वह आपके द लॉज में किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लॉज में। अगला प्रश्न है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अनुपातिक समानता का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तू ने किया है, लॉक ने किया है, ग्रीन ने किया है या फिर लास्की ने? तो आप सभी जानते हैं कि अनुपातिक समानता का जो सिद्धांत है इसे सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, अरस्तू का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ पर हुआ था? उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? मेसिडोन में, चालसी में, स्टैगिरा में या फिर एथेंस में? तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तू का जन्म स्टैगिरा में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्टैगिरा। अगला प्रश्न, निकोमाचुस किस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था? निकोमाचुस किस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था? अमीनदास, अलेक्जेंडर, सिराक्यूज या फिर जेनोक्रेटस? तो आप सभी जानते हैं कि जो निकोमाचुस है यह अरस्तू के पिता हैं और यह अमीनदास अमीनदास तृतीय के दरबार में क्या थे? दरबारी चिकित्सक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अमीनदास। निकोमाचुस अरस्तू के पिता थे। वे मेसिडोनिया के शासक अमीनदास तृतीय के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। आदमी एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा, चाणक्य ने कहा, सुकरात ने कहा या फिर अरस्तू ने कहा? आप सभी जानते हैं कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वह आपके अरस्तू हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा है? प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसे शिक्षा पर एक ग्रंथ कहने वाले जो विचारक हैं कौन है? जे रूसो हैं, थॉमस हॉब्स हैं या फिर जॉन लॉक हैं या फिर इमैनुअल कांट है? तो आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम जे रूसो के नाम से जानते हैं। रूसो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक विचारक कौन थे? राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक विचारक कौन हैं? डेमोक्रिटस हैं, डेमोक्रिटस हैं या सुकरात हैं, अरस्तू हैं या फिर प्लेटो हैं? तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले जो पहले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वह कौन है? अरस्तू हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, अरस्तू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तू के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। बिल्कुल सही है यह। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तू ने जून पॉलिटिकन शब्द का प्रयोग किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। जून पॉलिटिकन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक प्राणी होता है, पॉलिटिकल एनिमल। जून पॉलिटिकल का अर्थ क्या है? राजनीतिक प्राणी। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। कैलिपोलिस प्लेटो की राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। यह बिल्कुल सही कथन है। अगला है, कैलिपोलिस का अर्थ अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय है। कैलिपोलिस का अर्थ अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय है। तो यह दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले किसके लेखन में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? सुकरात के, प्लेटो के, हीगल के या फिर मार्क्स के? तो सबसे प्रथम बार पूछ रहा है तो प्लेटो के
लेखन में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में संवाद शैली एवं द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। रिपब्लिक में संवाद शैली और द्वंद्वात्मक पद्धति दोनों का प्रयोग मिलता है। सुकरात ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन उसने लेखन कार्य नहीं किया है। लेखन कार्य नहीं किया किसने? सुकरात ने। हीगल और मार्क्स तथा हॉब्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन मात्रा जो थी वो बिल्कुल न्यून थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? पहला है, यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का साधन है। तो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है, बिल्कुल सही है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? किसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? प्लेटो ने किया है, बोंदा ने किया है, या फिर मैकियावेली ने, या फिर अरस्तू ने? तो आप सभी जानते हैं कि जो सरकार को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया है किसने किया है? अरस्तू ने किया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? निम्नलिखित चिंतकों में कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तू करता है, हब्स करता है, लास्की करता है, या फिर रूसो करता है? तो असमानता का समर्थन करने वाला जो विचारक है उसे हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू ने असमानता का समर्थन किया है। अरस्तू के अनुसार समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, यह अरस्तू का विचार है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र या संवाद शास्त्र? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो दार्शनिक शिक्षा है उसमें बीजगणित का वर्णन कहीं नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बीजगणित सम्मिलित नहीं है। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में 3 विषयों को शामिल किया गया। किसको? अंकगणित को, खगोल शास्त्र को और संवाद शास्त्र को, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तू के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? क्या विशेषता होनी चाहिए शासक की? साहस होना चाहिए, न्याय, संगम, या फिर विवेक? तो अरस्तू की बात कर रहे हैं तो अरस्तू के अनुसार एक शासक की जो विशिष्टता होनी चाहिए वह न्याय होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, न्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स के, लेवियाथन के, या रिपब्लिक के, या फिर द प्रिंस के, या फिर ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स के? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रिपब्लिक। पॉलिटिक्स आपका अरस्तू का है, लेवियाथन हॉब्स का है, द प्रिंस मैकियावेली का है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ प्लेटो का, पॉलिटिक्स अरस्तू की रचना और लेवियाथन हॉब्स की रचना द प्रिंस मैकियावेली की। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उसके संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की, जिसमें से 28 क्या हैं? प्रमाणिक हैं। 35 संवादों की रचना में से 28 प्रमाणिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उसने पहले आता है? प्रकृति के क्रम में पहले आता है, किसने कहा? सेफालस ने कहा, थ्रेसिमेकस ने कहा, अरस्तू ने कहा, या फिर लोगोफोन ने? तो आप सभी ऑप्शन देखकर समझ गए होंगे कि किसने कहा है। तो अरस्तू ने कहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? सबसे आसान प्रश्न है,
प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, शिक्षा पद्धति से संबंधित है, या फिर राजनीति से संबंधित है, या फिर सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है। जो प्लेटो का रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक किससे संबंधित है? तो न्याय से संबंधित है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, न्याय से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉज है, या फिर पॉलिटिक्स है? तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह पॉलिटिक्स है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। द रिपब्लिक और लाज प्लेटो की है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की? 1800 व्यक्ति होने चाहिए उस राज्य में, या 5040 होने चाहिए, या फिर 10,000 होने चाहिए, या फिर 20,000 होने चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसमें जनसंख्या का जो निश्चय इसने किया है, निश्चित किया है, वह 5040। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 5040 व्यक्तियों को निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? किसे स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु को, लाक को, प्लेटो को, जीएस मिल को। तो स्वप्नलोकी विचारक के रूप में जिसे सबसे पहले माना गया वह है प्लेटो, और प्लेटो को स्वप्नलोकी या कल्पनालोकी जो कहने वाले विचारक हैं उन्हें हम मैक्सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैक्सी ने प्लेटो को स्वप्नलोकी विचारक कहा है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो गुलामों पर जो अवधारणा देने वाले विचारक हैं कौन है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हॉब्स है, या फिर ऑस्टिन? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन देकर आप समझ गए होंगे कि जो गुलामों को बाहर रखा गया है नागरिकता की अवधारणा से वो कौन है? अरस्तु ने रखा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा, जिसे राजनीतिक विचारकों की एक महान कृति माना जाता है? पॉलिटिक्स को राजनीतिक विचारकों की एक महान कृति माना जाता है। यह रचना किसकी है? आप सभी जानते हैं कि रचना किसकी है, तो अरस्तु की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? कौन से दो सही हैं? इसमें से दो ही सही हैं। कौन सही हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, ये तो बिल्कुल सही है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसका जो राज्य था वह एक आदर्श राज्य था, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। वह नारीवादी था नहीं, वह नारीवादी था। उसने वर्ग राज्य की बात कही, वर्ग राज्य की बात इसने नहीं की। तो ए और बी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए और बी। अगला, प्लेटो अपने प्रसिद्ध अन्य रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है। वास्तविक राज्य को अपनी पुस्तक लाज में प्रस्तुत करता है, और इसमें कानून को क्या करता है? सर्वोच्च स्थान देता है। किसमें? लाज में। रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की बात करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो का न्याय है। और इसने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर क्या किया? अधिक जोर दिया। इसने प्लेटो ने अधिकार की तुलना में कर्तव्य पर अधिक जोर दिया है इसमें। अगला प्रश्न है, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म जिसे कहते हैं, और गुफाओं का रूपक, एल्गरी ऑफ केव्स, निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? प्लेटो से संबंधित है, अरस्तु से संबंधित है, मैकियावेली से, या फिर हॉब्स से? तो आप सभी जानते हैं कि आकृति का सिद्धांत तथा गुफाओं का जो रूपक है इससे आपके प्लेटो संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आकृति का सिद्धांत, गुफाओं का रूपक, यह किससे संबंधित है? प्लेटो से। अरस्तु के
यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं है। इसमें से कौन सा एक आशय नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरीकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। राजनीतिक एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो हमें बताना है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था। तो राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद, यह राजनीतिक प्राणी का आशय नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद। अरस्तु के अनुसार राज्य सद्जीवन के लिए आया है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन शब्दों का जो प्रयोग है वह नैतिक जीवन के अर्थ में लिया गया है। किसके अर्थ में? तो नैतिक जीवन। हीगल के अनुसार अगर बात करें तो राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक और विरोधाभासी दोनों है। यह हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी एक किताब है इसमें से जो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक नहीं लिखी गई है, कि स्टेटमेंट्स, की लॉज, की कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक का नाम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक और स्टेट्समैन, लॉज और मीनी, द सिंपोजियम, फेजे, सोक्रेटिस और सोक्रेटिस डायलॉग, अपोलॉजी, टाइमस और जॉर्जियस, ये रचनाएं किसकी हैं? प्लेटो की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटो की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना है, आदर्श शिक्षा पद्धति है, या न्याय की व्याख्या प्राप्ति है, या समाजवाद की स्थापना है? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक है इसका जो केंद्रीय विषय है वह न्याय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने यह कथन दिया कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल ने कहा है, सेबाइन ने कहा है, लास्की ने कहा है, या फिर ग्रीन ने कहा है? किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। तो आप सभी जानते हैं कि आदर्श राज्य, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम सेबाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सेबाइन। सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। इसके अनुसार अगर बात करें, सेबाइन के अनुसार अगर बात करें तो जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है, अरस्तु किसको वरीयता देता है? अरस्तु किसको वरीयता देता है? राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को, या फिर अल्पतंत्रवादी को? तो आप सभी जानते हैं कि जो अरस्तु की पुस्तक है उसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं, और अरस्तु किसको वरीयता देता है? पॉलिटी को वरीयता देता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पॉलिटी। अरस्तु शासन के विभिन्न रूपों में पॉलिटी को वरीयता देता है। अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ क्या है? शासन के एक प्रकार से है जो प्रबुद्ध मध्यवर्गीय नागरिकों द्वारा शामिल हो तथा जो सभी के समान हित को सर्वोपरि रखे। यह अरस्तु के पॉलिटी का अर्थ है। अरस्तु इसे शासन का श्रेष्ठ रूप मानता है, किसे? पॉलिटी को, और उसने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज पॉलिटी। यह अरस्तु का कथन है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज पॉलिटी। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो रिपब्लिक की शैली क्या है? नाटकीय शैली है, इनमें से कोई नहीं है, काव्यात्मक शैली है, या फिर सामान्य गद्यात्मक शैली है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, वह सभी किस शैली में है? तो संवाद शैली में है। किस शैली में है? सभी संवाद शैली में है। तो ऑप्शन इसमें से आपका बी सही है कि इनमें से किसी भी शैली में नहीं किया है। किस शैली में किया है? संवाद शैली में।
प्लेटो की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक जो है रिपब्लिक, वह संवाद शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया? सबसे पहले किसने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया है? प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया है, जी आमंड ने किया है, या फिर डेविड स्टर्न ने किया है? आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन प्रारंभ किया वह किसने किया है? अरस्तु ने किया है, और अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। किसने? कितने? 158। प्राचीन यूनानी चिंतक अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक माना जाता है। अरस्तु ने प्राचीन यूनान में लगभग 158 राष्ट्र राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कितने? 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया इसने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। हमने अभी देखा कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है वह न्याय से ही संबंधित है, तो ये आपका सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो क्या करता है? श्रम विभाजन में विश्वास करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है कि श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, ये भी सही है। प्लेटो के लेख डायलॉग वार्ता के रूप में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन जो है ए और दूसरा आर है। तो अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो अरस्तु, यह सत्य है कि अरस्तु दास्ता को क्या करता है? औचित्य कहता है, औचित्य सिद्ध करता है ना, औचित्य सिद्ध करता है। और दास्ता के बारे में इसने कहा कि दास्ता जो है मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन ए, जो ए और आर दोनों सही हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, मैकियावेली ने कहा है, या सोलह ने किया है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम रूप कौन सा है? निम्नतम रूप कौन सा है? लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, तानाशाही है, या फिर महाजन तंत्र है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो अल्पतंत्र को, राजतंत्र को या फिर तानाशाही को श्रेष्ठ मानता है, और लोकतंत्र को बिल्कुल निम्न भ्रष्ट रूप मानता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लोकतंत्र को यह निम्नतम रूप मानता है, इसे यह भ्रष्ट कहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक कौन नहीं मानता है? कार्ल पापर, आर.एच.एस. कोसमैन, या आर. निस्बेट, या फिर बर्ट्रैंड रसेल? तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिकारवादी जो विचारक नहीं मानते हैं प्लेटो को, उन्हें हम आर. निस्बेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आर. निस्बेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? प्लेटो किसके लेखक हैं? पॉलिटिक्स के हैं, लेवियाथन के हैं, रिपब्लिक के हैं, या फिर द प्रिंस के हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो की रचना है उसे हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक जो है प्लेटो की रचना है, जो कि किस शैली में है? तो संवाद शैली में है। आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो सभी संवाद शैली में है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा है। किसने? अरस्तु की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की है, और द प्रिंस मैकियावेली की है। किसकी है? मैकियावेली की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? केटलिन ने कहा है, एम.बी. फोस्टर ने कहा है, कार्ल पापर ने कहा है, या फिर चाकर ने कहा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है, यह प्लेटो की रिपब्लिक जो पुस्तक है वह किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है, और इसे रचना प्रकल्प न्याय कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम एम.बी. फोस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, एम.बी. फोस्टर। अगला प्रश्न है,
प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? जो प्लेटो के परिवार से संबंधित विचार हैं, संपत्ति के संबंधित विचार हैं, ये सब किससे संबंधित है? कहाँ से? स्टैगिरा से, स्पार्टा से, एथेंस से या फिर वेनिस से? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो ने जहाँ से भी यह अनुभव प्राप्त किया उसे हम स्पार्टा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डी केवल दो मतलब स्पार्टा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित किसके अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है? किसके अंतर्गत? रिपब्लिक के, पॉलिटिक्स के, लॉज के या फिर टिमाउस के? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। टिमाउस के इसने अंतर्गत अनंत वास्तविकता की प्रकृति और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है कौन? पॉलीमार्कस नहीं है, एंडीमेंट्स नहीं है, प्रोटोगोरस नहीं है या फिर ग्लूकोन नहीं है। तो रिपब्लिक का जो प्रधान पात्र है उसे हम पॉलीमार्कस, एंडीमेंट और ग्लूकोन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोगोरस आपका इसका प्रधान पात्र नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रोटोगोरस। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? प्लेटो किनके विचारों को लिया है? हेराक्लीस के, पारमेंडिस के या सुकरात के, उपरोक्त में से सभी के? तो प्लेटो हेराक्लीस के भी विचारों को लिया है, पारमेंडिस के भी और सुकरात, सभी के विचारों को मिलाकर अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हेराक्लीस, पारमेंडिस और सुकरात। हेराक्लीस के अनुसार बात करें तो इसका कथन है कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। वहीं पैरामेंडिस की बात करें, इनके अनुसार सत्य सदैव अस्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। और इन दोनों के जो विचार हैं, इन दोनों को मिलाकर प्लेटो ने अपने विचारों को क्या किया? प्रकट किया और उसने कहा कि सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। सत्य सदैव अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई क्या होती है? सदैव परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? प्लेटो का समर्थक कौन है? पापर है, क्रॉसमैन है, बर्लिन है या लेविंसन है या फिर लेविंसन है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो के जो आलोचक रहे उन्हें हम कार्ल पापर, क्रॉसमैन और बर्लिन के नाम से जानते हैं। तो समर्थक जो है वह लेविंसन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, लेविंसन। कार्ल पापर ने अपनी रचना द एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। किसे? प्लेटो को अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। प्लेटो को ही नहीं बल्कि साथ में मार्क्स को और हीगल को, इन दोनों को भी। तो प्लेटो मार्क्स और हीगल को मुक्त समाज का शत्रु कहता है कौन? कार्ल पापर। कहाँ पर? अपनी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक में, इट्स एनिमीज पुस्तक में इसने कहा है। तो कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो, हीगल, मार्क्स मुक्त समाज के क्या हैं? मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। इसीलिए प्लेटो क्या कहते हैं? सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहते हैं। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। हन्ना अरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। हन्ना अरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? बुभुक्षा शब्द का प्रयोग इसने किसके संदर्भ में कहा है? सैनिक, शासक या शिल्पकार या फिर व्यक्तिगण? तो आप सभी जानते हैं कि जो बुभुक्षा शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया है किसके संदर्भ में? शिल्पकार के संदर्भ में इसने कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? सच बोलना और अपने क्षणों की अदायगी करना, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना या आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना या प्रत्येक को उसका देय देना। तो आप सभी जानते हैं कि जो न्याय का अर्थ प्लेटो के रिपब्लिक में है वह
है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही क्या है, न्याय है प्लेटो के रिपब्लिक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में किसमें है? आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में किसमें है? प्लेटो की रिपब्लिक में, अरस्तू की पॉलिटिक्स में, या महाभारत का शांति पर्व में, या रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? तो आदर्श राज्य के जो कर्तव्य का विवरण है वह प्लेटो की रिपब्लिक में हमें मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो का रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? सुकरात से संबंधित है, डेमोक्रिटस से संबंधित है, प्लेटो से संबंधित है, या फिर अरस्तू से संबंधित है? तो गुफा और परछाइयों का जो विचार है यह प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? रिपब्लिक के नहीं है, स्टेट्समैन्स के नहीं है, या पॉलिटिक्स के नहीं है, या लॉज के? सवाल बहुत आसान है आप सभी के लिए। तो प्लेटो किसके रचयिता नहीं है? तो पॉलिटिक्स के हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, पॉलिटिक्स यह किसकी रचना है? अरस्तू की है। किसकी है? अरस्तू की। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज किसकी रचना है? प्लेटो की है। स्टेट्समैन में क्या कहा गया है प्लेटो के द्वारा? तो स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया गया है, विधि के शासन की बात की गई है। किसमें? स्टेट्समैन में। वहीं लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासक प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है, इसकी बात कही गई है। वहीं क्रीटो में, जो प्लेटो की रचना क्रीटो है, उसमें सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख कहाँ है? तो क्रीटो में है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? द लॉज का लेखक कौन है? अरस्तू है, प्लेटो है, अगस्टाइन है, डायसी है? आप सभी जानते हैं लॉज किसकी रचना है? प्लेटो की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तू का है, लास्की का है, या फिर हॉब्स का है? तो आप सभी जानते हैं कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन प्लेटो से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? जो शासक हैं उन्हें संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। किसे? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तू का है, या संत थॉमस एक्विनास का है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? प्लेटो का। प्लेटो का कथन है कि शासक वर्ग जो है उन्हें संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तू ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिन पद्धति का प्रयोग किया वह थी? अरस्तू ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तुलनात्मक, निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक पद्धति, या फिर सुद्देश्यपरक पद्धति? तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तू की जो पद्धति है उसे हम सुद्देश्यपरक या सुद्देश्यात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुद्देश्यपरक पद्धति। अरस्तू की अध्ययन पद्धति क्या है? सुद्देश्यात्मक पद्धति है। अरस्तू के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो जाता है। सुद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तू ने सुद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। इसे राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य का क्या है? पूर्वगामी है। राज्य मनुष्य का पुरोगामी है। यह सुद्देश्यात्मक पद्धति के प्रयोग से अरस्तू ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है? तो टेलियोलॉजिकल मतलब सुद्देश्यात्मक पद्धति। इमैनुअल कांट, निकोलो मैकियावेली, प्लेटो या अरस्तू? तो हमने अभी देखा कि टेलियोलॉजिकल या सुद्देश्यात्मक पद्धति किससे संबंधित है? तो अरस्तू से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न है, अरस्तू ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिसमें से केवल एक ही आज विद्वान है, और वह कौन है?
158 संविधानों का अभ्यास किया, उसमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। कौन सा है? साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसिडोनिया का संविधान, या स्पार्टा का संविधान, या फिर एथेंस का संविधान। तो 158 संविधानों में से सिर्फ एक विद्यमान आज है, उसे हम एथेंस का संविधान कहते हैं। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही है, एथेंस का संविधान। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? कानूनी न्याय पर आधारित है, वितरणात्मक न्याय पर, सामाजिक न्याय पर, या प्राकृतिक न्याय पर? तो आप सभी जानते हैं कि जो अरस्तु का सार्वजनिक हित का सिद्धांत है वह वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या है? तो यह राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करता है। अरस्तु का न्याय कैसा है? तो समानुपातिक है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार अगर बात करें तो समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्तियों द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होता है। किससे? समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है अरस्तु का। और अरस्तु के अनुसार फिर बात करें तो व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान होगा उसी अनुपात में उसे पुरस्कार क्या होगा? मिलना चाहिए। उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन, या विधि सम्मत शासन, या इच्छुक प्रजा की सरकार, या प्रजा की गरिमा से असंगत, या प्रजा की गरिमा से असंगत। तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तु के जो संवैधानिक नियम है वह सार्वजनिक हित में होना चाहिए शासन, विधि सम्मत शासन होना चाहिए, इच्छुक प्रजा की सरकार होनी चाहिए, और प्रजा की गरिमा से असंगत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति कैसी नहीं है? तो प्रजा की गरिमा से असंगत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है दिया गया है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है। कारण दिया है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। कथन दिया गया है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है। दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो दोनों जो कथन है ये भी सही है, कारण है ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वप्रथम शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया था। पॉलिटी का अर्थ है सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन। पॉलिटी का अर्थ क्या है? सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या है? पॉलिटी है। अरस्तु के अनुसार दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता वही क्या होता है? दास होता है। अगला प्रश्न है, यह दृष्टिकोण कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है किसने व्यक्त किया है? किसने व्यक्त किया कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मॉन्टेस्क्यू ने, या हर्मन फाइनर ने? तो आप सभी जानते हैं कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है। यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? संपत्ति को नैसर्गिक मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम लास्की के नाम से जानते हैं, रूसो के नाम से, मार्क्स के नाम से, या फिर अरस्तु के नाम से। तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति को नैसर्गिक मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। तो आप सभी जानते हैं कि वितरणात्मक न्याय का जो अग्रणी प्रतिपादक है वह कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, या फिर राल्स है?
या फिर राल्स है। तो वितरणात्मक न्याय का जो प्रतिपादक है उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो यहाँ पर दासता का जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो दासता आप सभी जानते हैं कि दास को उचित ठहराने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? जे रूसो के नाम से, जे एस मिल के नाम से, हॉब्स के, या फिर अरस्तु के। तो आप सभी जानते हैं कि दास को उचित ठहराने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग क्या है? पराधीन हैं, पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। उसने यह भी कहा कि कुछ लोग बात को समझते हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पाते, वे प्राकृतिक रूप से दास होते हैं। कुछ लोग बात तो समझते हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पाते, वे प्राकृतिक रूप से क्या हैं? दास हैं। कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं, या अरस्तु, या टॉमस एक्विनास, या फिर बोंदा। तो आप सभी जानते हैं कि यह कथन अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अच्छा, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। बोंदा के अनुसार अगर बात करें तो राज्य अनेक परिवारों और उनकी सामान्य संपत्ति की विधि संगत सरकार है जिस पर सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन होता है। ये किसके अनुसार है? बोंदा के अनुसार। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका कि यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? सामाजिक पहलू पर, नैतिक पहलू पर, वैधानिक पहलू पर, या फिर राजनैतिक पहलू पर? तो यूनानी विचारकों द्वारा जो न्याय के पहलू पर बल दिया गया उसे हम नैतिक पहलू जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नैतिक पहलू पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या था? प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या था? सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन, या फिर राज्य संप्रभुता? तो प्राचीन यूनानी जो राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार था वह था उत्तम जीवन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उत्तम जीवन मुख्य विचार था। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहता है कि अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। रिपब्लिक में प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय बिंदु क्या रहा? श्रेय या शुभ की अवधारणा। श्रेय या शुभ की अवधारणा। शुभ की प्राप्ति की अवधारणा तभी संभव है जब समाज में न्याय की स्थापना हो और न्याय एक आदर्श राज्य व्यवस्था में ही संभव है। यह न्याय एक आदर्श राज्य व्यवस्था में ही संभव है। अपने आदर्श राज्य के विचार में इन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद पर विशेष बल दिया। किस पर? शिक्षा पर और साम्यवाद पर विशेष बल दिया है। किसने? प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया? प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया है, पोलिबियस ने किया है, या फिर सिसरो ने किया है? किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु ने नागरिकों को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन बी। यहाँ पर दासता से संबंधित प्रश्न है तो अरस्तु आपका बिल्कुल सही है। अरस्तु के नागरिक को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। अरस्तु केवल उसी व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है जो शासन के कार्यों में किसी न किसी रूप में भाग लेता है। अरस्तु व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है। किस व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है? जो शासन के कार्यों में किसी न किसी रूप में भाग ले रहा हो। अरस्तु ने महिला, दास, संपत्तिहीन व्यक्ति, बच्चों तथा विदेशियों को नागरिक की श्रेणी में नहीं रखता। किसे? महिला को नहीं रखता है, दास को नहीं रखता है, संपत्तिहीन व्यक्ति को भी नहीं रखता, बच्चों को और विदेशियों को, इन्हें नागरिकता के
श्रेणी में नहीं रखता है। कौन? अरस्तु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे मानते हैं हम? अरस्तु को मानते हैं और प्लेटो को मानते हैं। अरस्तु और प्लेटो को। ऑप्शन अरस्तु प्लेटो है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो और अरस्तु। हॉब्स लॉक रूसो नहीं, हॉब्स लॉक रूसो को नहीं, जेरमी बेंथम जेएस मिल को भी नहीं, कांट हीगल को भी नहीं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु एवं प्लेटो। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ परिषद नोक्टूर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? प्लेटो ने किस में किया है? द रिपब्लिक में किया है, द स्टेट्समैन में किया है, या द लाज में किया है, या इनमें से किसी में नहीं? तो श्रेष्ठ परिषद का जो उल्लेख किया गया है प्लेटो के द्वारा वह लाज में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रश्न है यहाँ पर कि कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया? कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। यह किसने कहा है? सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने या फिर यूक्लिड ने? तो आप सभी जानते हैं कि एथेंस से कालचिस भाग गया था। कौन? अरस्तु भागा था। उसका कहना था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध कोई दूसरा अपराध न कर दें, इसलिए वह एथेंस से कहाँ भाग गया? कालचिस भाग गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्लेटो के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है? विचार तत्व होते हैं, यह बिल्कुल सही है, विचार तत्व होते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार सभी चीजों के सार होते हैं, यह भी सही है कि विचार सभी चीजों के सार होते हैं। विचार सभी चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, या फिर विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो प्लेटो के अनुसार विचार सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन विचार चीजों के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो के अनुसार यह कथन सही नहीं है, विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कौन विद्वान है जो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रास मानता है, कार्ल पापर मानता है, हन्ना आरेंट मानते हैं, या फिर विलियम जेम्स मानते हैं? तो मुक्त समाज का शत्रु प्लेटो को मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम कार्ल पापर के नाम से जानते हैं। कार्ल पापर प्लेटो के साथ साथ मार्क्स को और हीगल को भी क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु मानता है। किसे? प्लेटो को, मार्क्स को और हीगल को क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु। कौन मानता है? कार्ल पापर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कार्ल पापर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्था का क्या है नाम है? अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम कौन सा है? द नर्सरी, द लीसियस, द अकादमी, द मॉन्टेसरी? आप सभी जानते हैं कि अरस्तु के जो शिक्षण संस्थान का नाम है उसे हम द लीसियस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, द लीसियस। द अकादमी किसका है? तो यह आपका प्लेटो का है, प्लेटो का अकादमी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, या फिर एक्विनास ने कहा? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु ने यह कहा था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है, कौन मानता है? प्लेटो मानता है, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, या फिर मैकियावेली? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। यह कथन किसने कहा है, या यह मानने वाले जो व्यक्ति हैं
उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु राज्य व्यक्ति से पूर्व है ऐसा कहता है, और प्लेटो कहता है कि राज्य जो है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, व्यक्ति का बृहद रूप है राज्य। यह कहने वाले जो विचारक हैं वो हैं प्लेटो, और राज्य व्यक्ति से पूर्व है यह अरस्तु ने कहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यह अरस्तु मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, वारकर, अरस्तु, सेबाइन या फिर सिनक्लेवर ने। तो आप सभी जानते हैं कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि क्रांति का जो कारण है वह सदैव असमानता में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। तो पॉलिटी से संबंधित है, तो आप सभी जान ही गए होंगे प्रश्न का जवाब क्या है, अरस्तु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, यदि प्लेटो आजीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यदि प्लेटो आजीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, बारकर का है, मैक्सी का है या फिर रूसो का है? तो यह कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह मैक्सी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मैक्सी कहता है कि अगर प्लेटो आजीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, अनैतिक, अव्यवहारवादी और आत्मानुवादी अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वह स्थिर या निष्क्रिय है, अनैतिक है, अव्यवहारवादी है, आत्मानुवादी है, अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? जोड का है, सेबाइन का है, अरस्तु का है या फिर सिनक्लेयर का है? तो किसका है यह कथन? यह कथन सेबाइन का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सेबाइन। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कथन किसका है? रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रूसो, बारकर, केटलिन या फिर फास्टर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रूसो ने यह कथन कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, यह शिक्षा पर लिखी गई सबसे उत्कृष्ट रचना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रूसो। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तु का है, सेबाइन का है या फिर इनिंग का है? तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार या प्रसुविधा का वितरण, दंड और प्रतिशोध का, या एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वह एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य है। मतलब अपने कार्य को करिए लेकिन किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। जो प्लेटो का रिपब्लिक है इसका उपशीर्षक ही क्या है? न्याय से संबंधित है। इसके अनुसार न्याय के दो पहलू हैं, वैयक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो आत्मा के तीन गुण विवेक, साहस और वासना में सामंजस्य ही क्या है? न्याय है। किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर। आत्मा के तीन गुण विवेक, साहस और वासना में सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है? न्याय है। हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? किस पर? कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है? यह बिल्कुल सही है कि अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि कौन शासन करता है और शासन में कौन लाभान्वित होता है। सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना या बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, यह अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि डी आपका बिल्कुल सही होगा, अरस्तु, क्योंकि अरस्तु की जो रचना है उसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था? मजिस्ट्रेट माना जाता था, गुलाम माना जाता था, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी या राजनीतिक विचारक? तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक को हम मजिस्ट्रेट, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, मजिस्ट्रेट माना जाता था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। ऑप्शन प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर बोंदा। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। कहने वाले जो विचारक थे उन्हें हम अरस्तु के नाम जानते थे। अरस्तु ने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है? प्लेटो का कथन कौन सा है? मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, प्लेटो का है। मैं राज्य हूं, यह लुई 16वां कहते हैं। वहीं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कहने वाले जो विचारक हैं वह हीगल है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, आप सभी जानते हैं कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कहने वाले विचारक प्लेटो है। मैं राज्य हूं, लुई 14वां है, लुई 14वां। राज्य व्यक्ति पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल ने कहा। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तु ने कहा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो ने कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, गैटिल का है या फिर जीएस मिल का है? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार को निश्चित करता है। कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु का यह कथन है।